हाँ जी, स्वागत आप सभी का आज के वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। जो मैंने आपको इससे पहले करवाया था वो था बेसिक, यानी वो आए बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब जो कराऊंगा वो कराऊंगा स्पेसिफिकली कैपिटल गेन में और क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप इस चैप्टर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 48 में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि कैपिटल गेन जब निकालना होता है तो यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहां लिखते हैं अमाउंट, लाइन डालते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। और भैया हर आंसर में जो है ऐसे बना लेना, ये भी लिख देना कैपिटल गेन किसका निकाल रहे हो, मिस्टर एक्स का या कंपनी का या जो भी है, कौन से प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो वो भी लिख देना। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आप लिखेंगे पहले फुल वैल्यू कंसीडरेशन। ये फुल वैल्यू कंसीडरेशन आम तौर पर जनरली जितने पर बेचते हो सेल करते हो वो होती है। कई बार ऐसा होता है कि सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिली तो जो पैसे मिले वो होती है। कई बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कंपनसेशन मिली वो होगी फुल वैल्यू कंसीडरेशन। ये जनरली होती है, पर कुछ सिनेरियो में इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। क्या होगी बाद में करेंगे। माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर। और किसने करे हैं, सेलर ने करे हैं। किस लिए करे हैं, ट्रांसफर के लिए करे हैं। अगर ट्रांसफर नहीं होता तो ये एक्सपेंसेस भी नहीं होते। माइनस करने के बाद आएगा नेट सेल कंसीडरेशन। इसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने वो कैपिटल एसेट कितने में एक्वायर करा था, और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। भैया आप हो सकता है ना एक एसेट पर पहले खरीद लिया 10 लाख का, फिर 5 लाख की इंप्रूवमेंट करवा दी जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो जब बेचेंगे तो पूरी कॉस्ट माइनस करेंगे ना सर, खरीदने की भी और उस पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो भी, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ी है। तब जाकर जो है आपके पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, जो कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो उन अधिकतर केसेस में आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है यदि उस पैसे को आप एक अप्रोप्रिएट जगह लगा देते हैं। जो एग्जेम्पशंस क्या है वो हम लास्ट में जानेंगे। और फिर आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आता है, चार्जेबल टू टैक्स आता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर जो है आपका सेक्शन 48 कहता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम निकालते हैं, यानी कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो होता है उसमें आपको एक बेनिफिट दिया गया है। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है इसका पर्पस जो है वो कैपिटल गेन कमाना नहीं था, इसका पर्पस था इन्वेस्टमेंट करके रखना, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना। इसलिए यहाँ पर एक बेनिफिट दिया जाता है और उस बेनिफिट को बोलते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई चीज़ 2001 में 100 रुपये की थी तो इन्फ्लेशन ऐड कर कर महंगाई अगर हम ऐड करें तो वो आज जो है चीज़ 2020 में 301 रुपये की मिलती है। ये इनकम टैक्स का जो है इन्फ्लेशन का इंडेक्स है कि भैया पुराने समय का 100 रुपया आज का कितना बन गया इन्फ्लेशन की वजह से। वो इनकम टैक्स में टेबल दी हुई है और ये टेबल यहाँ नीचे भी गिवन है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जो है दिया होगा कौन से ईयर का क्या इंडेक्स था वो गिवन होगा, तो निश्चिंत रहिए और इसको ध्यान से समझिए। अब मान लेते हैं एसेट आपने जो है 2001 से भी पहले लिया था, मान लेते हैं आपने 1980 में एक घर लिया हुआ था, तो भी इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भैया 2001 से पहले भी लिया हो तो भी हम 2001 से ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो कि आपने जो है, मान लेते हैं आपने जो है करीब करीब 2003 में ले लेते हैं, मान लेते हैं 2003 में जो है आपने 10 लाख की हाउस प्रॉपर्टी ली थी जिसे आप आज बेच रहे हैं 50 लाख की, तो सेल वैल्यू क्या है 50 लाख।
एक्सपेंसेस जो हुए वो माइनस कर देंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है। तो आपका एक्ट बोलता है क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो हम आपको एक बेनिफिट देंगे, हम आपको अलाउ करेंगे कि 2003 की कॉस्ट को 2020 की कॉस्ट पर ले आए, यानी कि 2003-4 जो है, यानी 2003 स्टार्ट हो गया तब जो है 109 रुपया जो था वो आज का 301 बन चुका है। 109 बन गया 301, 109 बन गया 301, यानी कि जो 109 रुपया था वो कितना बन गया 301। तो उस टाइम जो 1 रुपया होगा वो बन जाएगा 301 बाय 109। तो वो उस टाइम का जो 10 लाख रुपया होगा वो बन जाएगा 301 बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। यानी कि जो 10 लाख थे 2003-4 के, एक 109 के डिवाइड करा, 109 से डिवाइड कर दिया, एक मिनट 10 लाख जो है डिवाइडेड बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 301, ये आया करीब 27,61,468। यानी कि वो जो 10 लाख रुपए थे वो आज के कितने बन गए, 27 लाख के आसपास बन गए हैं। तो ये इनकम टैक्स बेनिफिट देता है कि जिस ईयर में आपके पास एसेट आया उस ईयर से जो है लेकर जिस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान देना ट्रांसफर कर रहे हैं, उस ईयर तक आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं और पुरानी कॉस्ट को नई कॉस्ट पर ला सकते हैं यदि एसेट लॉन्ग टर्म नेचर का है। शॉर्ट टर्म में ये नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी है, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में जब इंप्रूवमेंट कराई तब से लेकर जब ट्रांसफर कर रहे हैं उसको नई वाली कॉस्ट पर ला सकते हैं, पुरानी कॉस्ट को ईयर ऑफ ट्रांसफर की कॉस्ट पे ला सकते हैं और फिर कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। भैया 50 लाख सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह अब लिखोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि पुरानी वाली कॉस्ट को मैं नई कॉस्ट पर ले आया, मैंने बढ़ा दी और नई कॉस्ट माइनस करने के बाद यहां पर जो है मेरे पास कैपिटल गेन आ गया, कितना आ गया 22,38,532 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन होगी तो माइनस करूंगा और उसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती तो वो भी इंडेक्स हो जाती। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको सिखाना बहुत ज़रूरी था। आज मैं जो है आपको यहां तक कराऊंगा, बस यहां तक कराऊंगा। इसके बाद जो है फर्स्ट प्रोवाइजो है सेक्शन 48 का, वो बाद में कराऊंगा। बट नीचे जो ये इंडेक्सेशन की बात दे रखी है सेकंड प्रोवाइजो, ये मैं आपको आज करवाने की कोशिश करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें मैं आपको आज करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं अपने स्टडी मैट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में एक्स ने परचेज करी है प्रॉपर्टी 2007 में, 10 अप्रैल 2007 को 10 लाख रुपीस की। अब उसे बेचना चाहता है 25 लाख का ऑन 20 सितंबर 2020। अब प्लेन रीडिंग से तो लगता है कि भैया देखो 25 लाख में बेचा, 10 लाख में खरीदा तो 15 लाख रुपए का गेन आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी जो है चीज़ वो करी है उसने। पर यहाँ पर मैं आपको दो आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ। पहला, मिस्टर एक्स ने कैपिटल एसेट परचेज करा था सेलिंग के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि इसने 24 महीने से ज़्यादा अपने पास रखा, इसके लिए ये कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो गया है। जो 10 लाख की वैल्यू 2007 में थी वो 10 लाख की वैल्यू आज 2020 में नहीं होगी इन्फ्लेशन की वजह से। क्योंकि मान लेते हैं जो 10 रुपया 1980 में चीज़ें खरीद सकता था वो 10 रुपया आज नहीं खरीद पाएगा, उसके लिए 200 रुपये चाहिए होंगे वो सेम चीज़ लाने के लिए जो पहले 10 रुपये में आ जाती थी 1980 में। तो यानी कि रुपये की वैल्यू चेंज हो गई है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट दिए गए हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स ने जो अलाउ करा है कि आप जो है अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन इनकम टैक्स ने बताई है, अपने हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से। और ये इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है 2001-2 से, 1 अप्रैल 01 से ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट स्टार्ट होता है। यदि कोई एसेट पहले भी खरीदा है तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहीं से मिलेगा। उस टाइम का जो 100 रुपया था वो नेक्स्ट ईयर 105 बन गया, फिर 109, ऐसे बढ़ते 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 जो है हर साल का गिवन है। करंट ईयर का याद होना चाहिए, इससे पिछले साल का याद होना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए।
और 2001-2 का जो है वो भी पता होना चाहिए 100 है, जो आज 301 बन गया है। इसके अलावा कोई ईयर होगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडरिंग द अबव एग्जाम्पल, कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब कि मान लेते हैं 129 रुपया जो 2007-8 में था वो आज 301 बन गया है, तो 2007-8 का 1 रुपया आज हो गया 301 डिवाइड बाय 129। 129 उस साइड चले गया, डिवाइड में चले गया, तो उस टाइम का जो 10 लाख रुपए था वो आज का कितना होगा 301 डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगर ये नहीं आता तो फिर 6th स्टैंडर्ड में आपको दोबारा जाना पड़ेगा, और ये चीज़ आती है फिर तो अच्छी बात है। तो ये आपका जो है निकल कर आ गया 10 लाख की प्रेजेंट की कॉस्ट, और इसीलिए आप 25 लाख में से अब नई कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये चीज़ मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में भी करके समझाई थी। अब ये जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का, वैसे तो हर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलता है जैसे मैंने आपको बताया। हावेवर कुछ पर नहीं मिलता, वो नीचे गिवन है, इन पर नहीं मिलता। ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, इस पे लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी पता होना चाहिए, कल को पता लगे इन एसेट्स पर अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कौन कौन से हैं सर बताइए ज़रा। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, भले ये लॉन्ग टर्म क्यों ना हो। डेप्रिशिएबल एसेट जो है वो भी कैपिटल एसेट होते हैं, बिजनेस के सभी एसेट कैपिटल एसेट होते हैं इन्वेंटरी को छोड़ के, तो वो सब डेप्रिशिएबल एसेट्स पर भी लॉन्ग टर्म होने के बाद भी उन्हें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकलता है। प्लस जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी और यूनिट फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं, जिस पे एसटीटी पेड है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था 112A का सेक्शन, उन सभी चीज़ों पर भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो दैट मीन्स कि अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, उस केस में आप कैपिटल गेन तो निकालेंगे जी, बट उसकी कॉस्ट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही माइनस करेंगे, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है वैसे ही निकालेंगे। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर बाय नॉन रेजिडेंट। ये क्या है सर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर बाय नॉन रेजिडेंट? देखिए आप इसको जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, बाकी सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, बट अभी आप जो है इसको इससे रिलेट कर सकते हैं जो नीचे गिवन है। हाँ जी, इससे रिलेट कर सकते हैं आप, वो मैं आपको करा दूंगा, फर्स्ट प्रोविजो करा दूंगा। जो नॉन रेजिडेंट है अगर वो अपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते हैं, लिस्टेड बेचेंगे तो दिक्कत ही नहीं है सर, लिस्टेड तो ऊपर कवर हो गई ना 112 वाली, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी, यूनिट फंड, ये तो कवर हो गए। बाकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कुछ भी हो, अब सिक्योरिटीज में कुछ भी बॉन्ड, डिवेंचर्स, शेयर्स कुछ भी आते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर की क्यों ना हो, नॉन रेजिडेंट अगर बाय करके रखेंगे तो उस पर जो है फ्लैट 10% की रेट है, पहली बात। दूसरी बात इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक ट्विस्ट देता हूँ, मान लेते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स हैं और वो रेजिडेंट के पास है, अब मुझे बताइए क्या होगा। तो नॉन रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे हम अनलिस्टेड शेयर, यहाँ तो लिस्टेड इक्विटी शेयर लिखे, अनलिस्टेड आ रहे हैं कहीं पर भी, इन पांचों में कहीं भी अनलिस्टेड शेयर आ रहे हैं? नहीं आ रहा, इंडेक्सेशन मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी के शेयर से मिल जाएगा, लिस्टेड नहीं है मिल जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। तो जब भी आप एक्ट को पढ़ो तो बस ये पढ़ना कि भैया इन जगहों पर इंडेक्सेशन नहीं है, तो वो कौन सी है? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स 112A सेक्शन में जो कवर होते हैं, और जो नॉन रेजिडेंट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रखते हैं, और जो है स्लंप सेल, यानी कि एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को इकट्ठे बेच देना, जिसको प्रोविजन जिसके प्रोविजन बाद में डिटेल में करने हैं, इसी चैप्टर में करने हैं। किसी एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को इकट्ठे एक प्राइस पर बेच देते हैं, उसको स्लंप सेल बोलते हैं। इस अंडरटेकिंग में कई सारे कैपिटल एसेट होते हैं, तो सबकी एक प्राइस रख देनी उसे बोलते हैं स्लंप सेल। इकट्ठे अंडरटेकिंग बेच दी जिसमें सभी एसेट निकल गए, कैपिटल एसेट निकल गए, तो वो हम बाद में कॉन्सेप्ट करेंगे, उसमें भी इंडेक्सेशन नहीं होता है। हाउएवर कुछ जो है गवर्नमेंट जानबूझकर जो है इंडेक्स्ड बॉन्ड्स और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करती है, जानबूझ के उस बॉन्ड के पहले इंडेक्स लगा दिया कि भैया ये वाले बॉन्ड ऐसे हैं जिन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है, वैसे तो मना कर दिया, किसी भी बॉन्ड डिवेंचर पे नहीं मिलेगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी यूनिट फंड पे नहीं मिलेगा, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे नहीं मिलेगा, पर कुछ इंकरेज करने के लिए कुछ इंडेक्स बॉन्ड्स भी निकाल दिए जाते हैं जिसपे मिलता है, वो गवर्नमेंट ही निकालती है। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी, गोल्ड की प्राइस से ऊपर नीचे होने पर इन बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज होगी, ये वाले बॉन्ड्स भी गवर्नमेंट निकालती है, इन पर भी इंडेक्सेशन मिल जाएगा। कब मिलेगा?
जब आप इसको बेच दोगे तो कैपिटल गेन निकालोगे तब मिलेगा। अच्छा सर, सेक्शन 48 के कुछ प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो का मतलब जो होता है वो होती है एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। नॉन रेजिडेंट परचेजिंग शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी, देन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर फर्स्ट कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। देन कन्वर्ट द कैपिटल गेन इनटू INR। मतलब क्या हो गया इसका? फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है, फर्स्ट एक्सेप्शन कहती है कि जो नॉन रेजिडेंट शेयर डिवेंचर्स इंडियन कंपनी के लेते हैं बट फॉरेन करेंसी में लेते हैं, फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स में परचेज करते हैं, अपने वहीं पर बैठे बैठे डॉलर्स में पेमेंट कर शेयर्स को खरीदते हैं वहीं से बैठे बैठे। तो जब वो ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के टाइम डॉलर्स में जो खरीदा था उसमें इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, पर जब खरीदा होगा डेफिनेटली वो INR के बराबर के ही डॉलर्स इनके कटे होंगे जो प्राइस चल रही होगी। हावेवर जब ये बेचेंगे तो आप डॉलर्स में ही जो है कन्वर्ट करके, जो सेल की वैल्यू है डॉलर्स में कन्वर्ट करके, कितने डॉलर्स का वो आपने बेचा उसको सेल कंसिडरेशन मान के माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअली में डॉलर्स इन्होंने पे करे थे उस टाइम, और फिर कैपिटल गेन जो है वो भी डॉलर्स में आएगा। तो ऐसे आपको कैपिटल गेन निकालना है। बाद में चाहे तो उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडियन इनकम है ना, और इंडिया में टैक्स देना होगा, तो INR में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पर इसकी कैलकुलेशन जो कैपिटल गेन की होगी वो फॉरेन करेंसी में ही होगी। आखिरी है इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो इसका नहीं मिलता, वो भी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, नीचे बता दिया, ठीक है ना। बाकी जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है उस पर भी नहीं मिलता, और इस पे तो मिलता ही नहीं है जो फॉरेन करेंसी में परचेज करते हैं। और इसमें प्रोवाइजो ये कहते हैं कि आप डॉलर्स में ही जो है अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो हमने करी है ना, ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये डॉलर्स में लिखेंगे, डॉलर्स में निकालेंगे, फिर कैपिटल गेन जो आ जाएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली कुछ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो नॉन रेजिडेंट परचेज कर सकता है फॉरेन करेंसी में। अगेन ये भी परचेज कर सकता है जो ऊपर गिवन है शेयर डिवेंचर्स इंडियन कंपनी के। और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड्स जिसको इंडियन गवर्नमेंट बाहर इशू करती है, फॉरेनर्स को इशू करती है, बट उसकी प्राइस जो है रुपीज़ में दे रखी होती है। तो रिडेम्पशन के टाइम जो है इफ़ कैची सिचुएशन है, फाइनल में भी नहीं आता है, फिर भी आए तो भैया आपको पता होना चाहिए प्रोविजंस। अगर रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो है उन INR रेट्स पर करना होगा जो परचेज के टाइम पर थी। सर ये रुपये एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, समझे नहीं हम। देखो भाई सिंपल सी बात है यार, एक चीज़ हम लेते हैं, $1 जो है वो 77 रुपीज़ का है। अगर मैं इसको बोलूं कि $1 $1/77 होगा, $1/77 1/77 निकल कर आएगा 1/77 निकल कर आएगा 0.01298। $1 में इतने डॉलर होते हैं बस, 0.01298। अगर रुपी एप्रिशिएट होगा इसका मतलब $1 में 0.0135। तो ये क्या हो गया, $1 की वैल्यू कितनी थी, इतने डॉलर थी, मैंने $1 की वैल्यू बढ़ा दी, इसे बोलते हैं रुपी एप्रिशिएट हो गया। रुपी एप्रिशिएट होगा इसका मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, यही तो बात हो गई। इसको दूसरी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, $1 77 का था, अगर $1 70 का हो गया तो डॉलर सस्ता हो गया, इसका मतलब रुपी एप्रिशिएट हो गया। इससे क्या होगा, इससे भैया ये होगा कि जो रेट चेंज हो गई है, रुपी एप्रिशिएट होने से रेट चेंज हो गई है, यहाँ पर देखिएगा तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन को आप परचेज के टाइम पर जो रेट थी उस रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा। समझ गए, क्योंकि ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, तो जो भी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को वो बेचेंगे बाहर की कंट्री में ही बेचेंगे, सिर्फ उसका प्राइस जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए के बॉन्ड है बट खरीदे तो डॉलर में ही होंगे, जब बेचेंगे तो भी डेफिनेटली उस बॉन्ड का प्राइस भले ही रुपी टर्म्स में हो, रुपी डिनोमिनेटेड है, बट जब बेचेंगे तो पैसा डॉलर में मिलेगा।
तो जब सेल भी करेंगे तो भी क्या होगा, फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, बट उसको रुपये में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, कैपिटल गेन तो रुपये टर्म्स में आईटीआर में शो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अगर रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है तो आप जो है जब परचेज करा था उस रेट पर कन्वर्ट करेंगे, बस ये बात लिखी है। आगे दे रखा है सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन का। ये जो इंडेक्सेशन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये बात कहीं तो लिखी होगी। ये सेक्शन 48 के सेकंड प्रोवाइजो में लिखी है कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स व्हेन एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर। मैंने आपको बताया कि अगर 2001 से पहले ले रखा है तो भी 2001 का ही लेना पड़ेगा आपको बेस में, और उससे देखना पड़ेगा कि भैया अगर 2001 में इतना है तो ट्रांसफ़र किया उस साल कितना हो गया। अगर ये उस साल इतना बन गया तो जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो कितनी बन गई होगी। इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेट कर दिया कि भैया पुराना रुपया इतना बन गया है तो ये कितना बन गया होगा आज। तो ये आपने यूनिटरी मेथड से कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया। ट्रांसफर वाले तक जो है, ट्रांसफर वाले ईयर तक आपको लानी होती है। सर ये क्या यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, यहाँ के लिख दिया असेसी और टू प्रीवियस ओनर, इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं जैसे विल है, वसीयत में किसी को कुछ मिल गया, एक प्रॉपर्टी थी जो 10 लाख रुपए की थी, खरीदी थी 2002 में, किसी को वसीयत में मिल गया 2019 में। ये प्रॉपर्टी मिल गई, इसके कॉस्ट लगी कुछ नहीं लगी, इसको वसीयत में मिल गई। क्या करेगा ये, क्या आगे फ्यूचर में बेचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या माइनस करेगा। अगर 50 लाख में बेचेगा तो माइनस कॉस्ट क्या करेगा, इसको तो फ्री में मिल गया। तो उस केस में जो प्रीवियस ओनर है मेरे भाइयों, उसकी कॉस्ट ये माइनस कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो असेसी की खुद होगी, या कुछ केसेस में जो हमने पढ़े थे ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मेजोरिटी सारे वही केसेस हैं जिसमें किसी बंदे से आपको जो है एसेट मिल जाते हैं तो उसमें आपको फ्री में मिल जाता है या फिर आपकी कॉस्ट नहीं लगती है, तो पुराने वाले की कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट बन जाती है। तो उसमें प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वो आ जाएगी और उसे आप इन्फ्लेट कर देंगे जब आप उस पर्टिकुलर एसेट को बेच रहे हैं। हाउएवर इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो उस ईयर से मिलता है जब असेसी उस एसेट को पहली बार होल्ड करता है। अब यहाँ पर एक कैच है, हाउस प्रॉपर्टी जो है मेरे भाइयों वो जो है करीब करीब मान लेते हैं 2002 में किसी ने खरीदी, उसने अपनी विल में मिस्टर एक्स को जो है दे दी। ये विल जो है वो करीब करीब 2008 में इनको मिली, 2020 में मिस्टर एक्स इसको सेल करना चाहते हैं 50 लाख का। आपका एक्ट क्या बोलता है कि भैया जब मिस्टर एक्स के पास आई और जब मिस्टर एक्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना है। मतलब भैया 2008 में मिस्टर एक्स के पास आया तब कितना पैसा था, यहाँ पर ऊपर दे रखा होगा, तब कितना था 2008 में 137। वो 137 आज का कितना बन गया 301। तो वो 137 आज का 301 बन गया, पर कॉस्ट तो इसको कुछ पड़ी नहीं, इसलिए जो है पुराने ओनर की कॉस्ट यहाँ लिख देता है। तो कॉस्ट तो पुराने ओनर की लिख देता है, पर जब इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो जब इसके पास एसेट आया वो डिनोमिनेटर में और जब एसेट ट्रांसफर हुआ वो न्यूमरेटर में, कि भैया जब आया तो इतना था, जब ट्रांसफर करा तो इतना वैल्यू हो गया है, तो उस हिसाब से 10 लाख कितने बन जाएंगे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये करते हैं। हालांकि इसमें जो है एक केस आया है, बट ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, शायद हाई कोर्ट का है। शायद ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, इसके लिए पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर भी कई जगह पर जो है रेफरेंस लेकर इसे कोट किया हुआ है और इसके हिसाब से आंसर करे हुए हैं। अगर आप इसके हिसाब से आंसर कर दें तो आपको केस जो है कोट करना पड़ेगा, जहां पर यह बताया गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मंजुला जे शाह का केस है। इसमें जो पहला बंदा है उसने केस करा है, दूसरा बंदा है डिफेंडेंट जिसने डिफेंड किया है। यह है प्लेंटिफ, यह है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का मतलब जो केस कर रहा है और मंजुला जे शाह जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है या कर रहा है, जो भी है। इन्होंने कहा कि भैया जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है ना वो भी हम दे देंगे जब प्रीवियस ओनर के पास ओरिजिनली एसेट आया था, कैपिटल एसेट आया था। मतलब कि इन केस ऑफ गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए मंजुला जी शाह का केस आया था। लिख लेना, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा तो लिख लेना, गिफ्टेड एसेट के केस में आया था। देखो लिख भी रखा है 2000
में एसेट एक्चुअली में परचेज हुआ, 2008 में विल के अंडर किसी को मिल गया, 2020 में उसको बेच रहा है। जनरली तो ये बोला गया है कि असेसी के पास कब आया और असेसी कब ट्रांसफर कर रहा है तब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसको फ्री में मिल गया तो पुराने की कॉस्ट लिख लेते हैं। मंजू रजी शाह ने बोला कि भैया अगर आपको गिफ्टेड कुछ प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्टेड एसेट मिला है, उस केस में आप जब प्रीवियस ओनर के पास एसेट आया तब से लेकर जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तब तक का इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो पुराने टाइम से इंडेक्सेशन करेंगे तो आपका डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ने से जो है गेन कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के होने से करते हैं इंडेक्सेशन, हम इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। ओ ये इनकम टैक्स रैप का सॉन्ग है। तो ये बात यहां पर दे रखी है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको जो है केस कोट करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सेशन करते हैं, सेम उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की हम इंडेक्सेशन करते हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुई तब से लेकर जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट के टाइम उस ईयर में क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो आज कितना हो गया ट्रांसफर के टाइम, तो उस हिसाब से उस टाइम जो कॉस्ट थी वो आज की कितनी हो जाएगी। ये भी आप असेसी या प्रीवियस ओनर की लेते हैं। असेसी और प्रीवियस ओनर क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रीवियस ओनर ने भी कुछ जो है खर्चा किया हो इंप्रूवमेंट का और आपको जो है विल में मिल गई हो, या कोई और केस हो गया हो जो हमने ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर पढ़े हैं, तो आपके खर्चा नहीं लगा, आपकी कॉस्ट लगी नहीं, तो पुराने की कॉस्ट तो लगी है ना। आप जब बेचेंगे तो उसी कॉस्ट को आप मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ही आप मान लेंगे आपकी कॉस्ट है और माइनस करके कैपिटल गेन निकालेंगे। बट व्हाट विल हैपन अगर एसेट जो है आपने परचेज करा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, आपने आपके प्रीवियस ओनर ने परचेज करा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1980 का एसेट आ रहा है और इंडेक्सेशन तो 2001-2 से ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है अन्याय हो गया है। आपने एक घर खरीदा 1980 में, आप उसको बेच रहे हैं 2020 में, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है 2001 से, 2000 यहाँ लिख भी रखा होगा 2001-2 से ना, ठीक है, तो 2001 का मतलब हो गया 2001-2 से, ये 2020-21 है और ये 1980-81 में आपने खरीदा, मतलब 1 अप्रैल 80 से 81 के बीच में आपने खरीदा। आप कहते हैं भाई साहब उस टाइम मेरी कॉस्ट जो 5 लाख थी वो आज की बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन चुकी है, पर आप कह रहे हैं कि आप यहीं से इंडेक्सेशन करिए, ये गलत हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं उस केस में मेरे भाइयों एक काम करो, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं उस केस में एक काम करो, आपकी जो है कॉस्ट हम 1980 की मान रहे हैं, इससे आपको दिक्कत है ना, इंडेक्सेशन तो हम 2001 से ही कर रहे हैं, इससे दिक्कत है ना। एक काम करो आप 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होगी ना, तो जो आपका 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को, आप उसको अपनी कॉस्ट मान लो, क्योंकि इससे पहले का इंडेक्सेशन नहीं पता हमें, इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा, इसके लिए आप सीधा ही 2001 की कॉस्ट जो है 1 अप्रैल 2001 की, उसको अपनी कॉस्ट मान लो और उसके बाद इंडेक्सेशन 2001 से कर दो। तो दैट मीन्स अगर आपने 5 लाख का खरीदा था और 2001 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 लाख रुपए, तो आप 10 लाख इसको कॉस्ट मान लो। 2020-21 में बेच रहे हो तो आप देखो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 थे, आज वो 301 बन गए हैं, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी कॉन्सेप्ट आज का बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपने 2001 से पहले कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी है, उस इंप्रूवमेंट को हमेशा इग्नोर करना होता है। रीजन सिंपल सा है कि जब आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो आपने 1980 में घर बनाया, फिर 1990 में आपने इसका सेकेंड फ्लोर बनाया, यहां पर जब फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे तो इस पूरे की फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी, तो जब पूरे की फेयर मार्केट वैल्यू आ गई तो फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अलग से नहीं लेंगे। तो इसीलिए बोल दिया गया कि 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट करिए तो उसे आप पूरा पूरा इग्नोर करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको माइनस करना अलाउ नहीं किया गया, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है और प्रीवियस ओनर में आपको समझा चुका, जो हमने सेक्शन 47 किया था, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को हम ट्रांसफर नहीं मानते हैं, उन केसेस में जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नए ओनर को कुछ पड़ी नहीं क्योंकि उसने कोई पैसा दिया नहीं। हावेवर जब नया ओनर उसको ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, जो पिछले को कॉस्ट पड़ी थी वो लोगे, पर 2001 से पहले की है तो 2001 की मार्केट वैल्यू ले सकते हो, पर 2001 से पहले इंप्रूवमेंट करिए तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो प्रीवियस ओनर ने करी है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट 2001 से बाद वाली, उससे पहले वाली नहीं, ठीक है।
सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे कि कोई एसेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो उसमें भी प्रीवियस ओनर ने उस एसेट को अपने पास कितना रखा। प्रीवियस ओनर का मतलब सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जहाँ पे कैपिटल गेन नहीं निकला और ट्रांसफर हुआ था, उसको ट्रांसफर नहीं माना था, तो उस केस में आपको फ्री में मिल गया, कोई खर्चा नहीं लगा। तो प्रीवियस ओनर ने जितना समय अपने पास रखा था उस समय को भी इंक्लूड करोगे देखने के लिए वो एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है ना। मान लो कि आपको 2019 में विल के अंदर कुछ मिल गया और 2020 में बेच दिया या हाउस प्रॉपर्टी दी, आप कहेंगे तो एक ही साल मैंने होल्ड करा, पर प्रीवियस ओनर ने कितना होल्ड किया, उसने 2001 में परचेज किया था, तो उसने बहुत ज़्यादा होल्ड करा है, प्लस आपने इतना होल्ड करा है, तो टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, इसलिए लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। तो ये अल्टीमेटली जो है कैपिटल गेन की फीलिंग आपको आनी चाहिए। ये है कैपिटल गेन जो मैंने कराया कि भैया लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है बट कुछ एसेट्स में इंडेक्सेशन नहीं होता। फिर नॉन रेजिडेंट के केस में जो है वहाँ भी इंडेक्सेशन नहीं होता, और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के केस में जो है उसमें रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई, तो आप जब कन्वर्ट करेंगे, परचेज और सेल तो डॉलर में ही कर रहे हैं, डिनोमिनेटेड रुपी टर्म्स में बॉन्ड हो रखे हैं, तो जब परचेज सेल करेंगे तो सेल के टाइम अगर रुपी अप्रिशिएट हो गया है तो परचेज वाली अमाउंट पर, परचेज वाली रेट पर ही कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद मैंने बताया इंडेक्सेशन करते कैसे हैं, और फिर मैंने आपको प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट भी करवा दिया। ठीक है ना। और पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी पुराने ओनर का पीरियड कंसीडर करते हैं, उसने जो होल्ड करा है उसे भी कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए। अब जो है आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आने वाले सेशंस में मैं आपको कराऊंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है और फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या ले सकते हैं। ये दो चीज़ होने के बाद जो है आपका लगभग कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ गया, जनरली तो मैंने आपको बताया क्या होती है, बट कुछ केसेस में अलग भी हो सकती है। स्लम सेल क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, 2-3 ज़्यादा नहीं है, और लास्ट में एग्जामिशंस करेंगे। तो यस, इट इज़ अ बिग चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट, और सीए फाइनल में भी एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।